जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को अपना पहला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रूप में मिल गया है। शपथ ग्रहण समारोह की काफ़ी चर्चा रही। चर्चा इस बात की भी रही कि कैसे कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव तो लड़ी मगर सरकार में शामिल नहीं हो रही है। उसका कहना है कि केंद्र शासित राज्य है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सरकार में शामिल नहीं होगी और ये लड़ाई उसकी जारी रहेगी। चर्चा में ये भी रहा कि कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तमाम विपक्ष के नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। चर्चा में ये भी रहा कि कैसे जो सीएम के अलावा 5 मंत्री बनाए गए हैं उसमें एक डिप्टी सीएम है और 4 मंत्री हैं। उन 5 मंत्रियों में 2 जम्मू के हैं और 2 हिंदू शामिल किए गए हैं और कैसे जम्मू को खुश करने की कोशिश की गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। इस बारे में भी काफ़ी चर्चा है, तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी और जम्मू कश्मीर से हमारे साथी इरफान कुरैशी जुड़ेंगे। तो इरफान, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट वहीं से हैं। अभी आपने शपथ ग्रहण समारोह कवर भी किया और देखा वहाँ के नज़ारे भी, और आपके पीछे जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं वो भी अद्भुत हैं, इसकी तारीफ करना भी नहीं भूलेंगे हम। तो कैसे आज शपथ ग्रहण समारोह जो रहा सबसे ज़्यादा चर्चा रही कि कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुई, सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कहना है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम शामिल नहीं होंगे, मगर लगता नहीं कहानी इतनी है। लगता है कहानी इसके पर्दे के पीछे भी कुछ होगी। क्या उमर अब्दुल्ला से बात नहीं बन पाई? क्या जितने मंत्री पद मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी उतने नहीं मिले? बात फंसी कहाँ? क्यों कांग्रेस को यह फैसला करना पड़ा? देखिए, अभी मैं जहां बैठा हूं यही है SKICC, जहां पर शपथ ग्रहण हुआ और खूबसूरत नजारे हैं ये डल झील के किनारे। तो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस हालांकि गठबंधन में लड़ा और कल तक वो कह रहे थे कि वो सीट्स को लेकर गठबंधन में नहीं है, वो भाजपा को बाहर रखना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक का एक मकसद है, उस मकसद को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस मकसद के लिए वो एनसी के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन में है। लेकिन जो ही शपथ समारोह नजदीक आ गया तो तस्वीर बदलती हुई दिखी, जैसे आपने कहा जी। पहले कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, मेरी कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई और अंदर जो कांग्रेस के खीमे में है, पहले जो खींचातानी चल रही थी वो चल रही थी मिनिस्ट्रियल बर्थ को लेकर, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे वो दावेदार थे। दोनों अभी एज विधायक जीत के भी आए हैं। एक फॉर्मर JK-PCC चीफ है, दूसरे प्रेजेंट JK-PCC चीफ है, यानी तारिक कर्रा एंड गुलाम अहमद मीर जी। इन दोनों के बीच कांग्रेस में मंथन चल रहा था कि किसको मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए, पोर्टफोलियो के लिए रेकमेंड किया जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को एक ही पद देने के लिए तैयार था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी यहाँ आने थे, तो कांग्रेस ने एकदम यू टर्न लेते हुए कहा कि वो राहुल गांधी और बाकी नेताओं से बातचीत करके मंथन करके इस चीज पर स्पष्ट करेंगे कि क्या वो शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे, क्या उनका विधायक जो है वो शपथ लेगा या नहीं। लेकिन अचानक से करीबन 11:30 से 10-20 मिनट पहले कांग्रेस के पूर्व जो JK-PCC चीफ गुलाम अहमद मीर है, जिन्हें अभी कांग्रेस पार्टी ने जो लेजिस्लेटर पार्टी है उसका लीडर भी बनाया है, उसने कहा कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक जो है कांग्रेस शपथ नहीं लेगी। तो अब फिलहाल 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दी गई है, जिसमें आपने कहा एक उप मुख्यमंत्री जम्मू से जी सुरेंद्र कुमार, सतीश शर्मा, दूसरे विधायक को मंत्री पद की शपथ दी गई, यानी एक रीजनल बैलेंस किया गया। तो कुल मिलाकर 5 फिलहाल मंत्री बनाए गए, 3 अभी और बनाने हैं जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 3 अभी रखे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मजीद मंथन के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा। तो इसी वजह से 9 मंत्रियों की बजाय 5 को ही शपथ आज दी गई, क्योंकि कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी जो कह सकते हैं स्मेल और तस्वीरें वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में भी आज साफ तौर पर दिखी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ छोटे नेता यहाँ मौजूद थे लेकिन जिन्हें होना चाहिए था वो साफ तौर पर यहाँ दिखे नहीं। हालांकि राहुल और प्रियंका एज इंडिया ब्लॉक नेता यहाँ पर आए
कुछ देर रुके, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं की। मैंने खुद TV9 का आईडी राहुल और प्रियंका के सामने बढ़ाया और पूछने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस बाहर रहकर ही समर्थन रखेंगी, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो जवाब नहीं मिला, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस में सब कुछ वैसे भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कम से कम हरियाणा जो नतीजे हैं उसके बाद से ऐसा लगने लगा है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अचानक ये हुआ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से कुछ होने वाला है कि शपथ ग्रहण के ठीक पहले कांग्रेस का फैसला ये आएगा कि वो सरकार को समर्थन तो देंगे पर सरकार में शामिल नहीं होंगे। और उसके पीछे जो रीज़न बताया गया वो तो साफ तौर पर ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे और शामिल नहीं होंगे। मगर पर्दे की पीछे की कहानी इरफान ने बताई कैसे एक आम सहमति नहीं बन सकी मंत्री पदों को लेकर, और इसीलिए 3 मंत्री पद अभी होल्ड पर रखे भी गए हैं। कबूल जी, कैसे देख रहे हैं इस तरीके, क्योंकि मतलब कांग्रेस की तो उलझन एक तरीके से बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी पर कांग्रेस शामिल नहीं हुई उसमें। देखिए, अगर सौरभ जी एक चीज़ देखिए इसमें कि खास तौर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ था उसके पीछे ये तर्क था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो घाटी में मुकाबला करेगी और कश्मीर में की जो जम्मू की लड़ाई है वो कांग्रेस जो है बीजेपी से मुकाबला करेगी। इस शर्त पे और इस फार्मूले पे ये चुनाव गठबंधन हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना फार्मूला था जिसके तहत जो थी उसके तहत उसने घाटी के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन जम्मू में कांग्रेस उस तरह के नतीजे नहीं ला सकी। और क्या मतलब जम्मू में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो यानी और ये आप देखेंगे कि ये जो टसन आज दिख रही ना, ये टसन आज नहीं, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में ही दिखने लगी थी। जिस समय जम्मू रीजन के आखिरी चरण में चुनाव में जम्मू चरण की सबसे ज़्यादा सीटें थी, उस वक्त उमर अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला तक ने कहा कि कांग्रेस को यहाँ आना चाहिए, राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए, कांग्रेस को जम्मू में ताकत लगानी चाहिए। यानी कि कांग्रेस उस वक्त जम्मू में उस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकी। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस जो 6 सीटें जीत के आई है वो 6 की 6 जो घाटी की सीटें, जम्मू में जो प्रदर्शन करना था वो कौन नहीं कर पाई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी जीत का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, अगर देखें तो ज्यादातर उनकी सीटें जो आई हैं वो कश्मीर से आई हैं। तो निश्चित तौर पर अब दोनों के साथ संतुलन बनाने की है। और इसी बीच नतीजे के बाद जिस तरह से 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है, उसके बाद एक आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया। अब इनके देने के बाद जो खास तौर से कांग्रेस के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की निर्भरता थी बहुमत का, वो खत्म हो गई। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन ही हासिल नहीं किया बल्कि उनको अपनी पार्टी में शामिल भी करा लिया। तो एक तो ये कि कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आत्मनिर्भर हो गई। अब आत्मनिर्भर होने के बाद अब सबसे बड़ी बात चुनौती थी नेशनल उमर अब्दुल्ला के सामने कि वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय बैलेंस, रीजनल बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि ज्यादातर उनकी सीटें जो जीत के आई हैं, आप देखें उनके 3 जो है हिंदू विधायक जीते हैं। और अब ऐसे में उनको जम्मू और कश्मीर के बीच में संतुलन बनाना था, दोनों रीजन के बीच में। बिल्कुल, कांग्रेस के शामिल ना होने के अलावा जो दूसरी चर्चा रही वो यही रही कि किस तरीके से इस बैलेंस को बैठाने की कोशिश की गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से। एक बार आपको सब मंत्रियों के नाम बता देता हूं मैं। डिप्टी सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपना डिप्टी सीएम चुना है सुरेंद्र चौधरी को, नौशेरा से विधायक हैं, और राज्य भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनको इन्होंने चुनाव हराया है और जम्मू रीजन से आते हैं। डिप्टी सीएम इनको और सौरभ भाई बनाया गया है। ये वो नेता हैं जो 2014 में पीडीपी से चुनाव लड़े थे और हिंदुत्व की राजनीति के लिए भले ही वहां रैना आक्रामक हो, लेकिन सुरेंद्र चौधरी के भी जो तेवर है ना वो कम नहीं है सौरभ भाई। बिल्कुल, मंत्री बनाया गया सकीना इट्टू को, डीएसपुरा से विधायक हैं, जावेद राणा को मंत्री बनाया गया, मेंढर से विधायक हैं, जावेद अहमद डार को मंत्री बनाया गया, राफियाबाद से चुनाव जीते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। और दूसरा जो चर्चा में नाम है वो मंत्री सतीश शर्मा का है, जो कि छम सीट से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे दिया है और शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जय माता दी का नारा भी लगाया। क्योंकि इरफान आप मौके पर मौजूद थे तो थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शपथ ग्रहण चल रहा था और जो जय माता दी का नारा सतीश शर्मा ने लगाया और जिसकी शुरुआत कबूल जी ने भी की कि कैसे एक बैलेंस बैठाने का प्रयास किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जम्मू कश्मीर को एक तवज्जो देते हुए उनकी तरफ से वहाँ से 2 मंत्री बनाकर, क्या मैसेज गया इससे? देखिए, ये बड़ा सवाल था और पहले दिन से खुद उमर अब्दुल्ला इसी पर बात कर रहे थे, इशारा दे रहे थे कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है रीजनल बैलेंस। क्योंकि मैंने जब उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि भले ही जम्मू की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है
जितनी कश्मीर रीजन की सरकार है उतनी जम्मू के लोगों की भी है, और हम ये रीजनल बैलेंस करेंगे। और उसका आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को बनाया, सतीश को जो है मंत्री पद दे दिया, तो फिलहाल वो स्पष्ट कर दिया कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। लेकिन यहाँ पर चुनौतियां ये भी है कि जम्मू कश्मीर में कई कम्युनिटीज है, पहाड़ीज है, गुजर है, बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, उनका रिप्रेजेंटेशन करना, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करना। और एक और चैलेंज है, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर का भी एक अपना डिवाइड है, क्योंकि इससे पहले जिला लेवल पर मंत्री पद देते थे जब फुल स्टेटहुड हुआ करता था, लेकिन इस बार केवल 9 जो मंत्री पद है तो उन्हें डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सबको सेटिस्फाई करना उमर अब्दुल्ला के लिए पहली सबसे बड़ी चुनौती सरकार शुरू करने से पहले। तो जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, सबसे ज्यादा चर्चा में यही बात रही है पहले दिन से रीजनल बैलेंस करना। और हालांकि सुरेंद्र चौधरी ने एक बड़ा कमाल भी करके दिखाया, एनसी के लिए बड़े वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना को हरा दिया, तो उस वजह से उन्हें मंत्री पद मिल जाता, लेकिन डिप्टी सीएम का पद साफ तौर पर उन्हें देकर जम्मू की आवाम को एक मैसेज दिया कि आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में होगा। मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल मैंने उमर अब्दुल्ला से पूछा था कि क्या सुरेंद्र को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम जम्मू को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन हम एंश्योर करेंगे। और आज उन्होंने साउथ, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लेकर जम्मू डिवीजन, फिलहाल इसमें एक बैलेंस देने की कोशिश की, इशारा दिखाया। आज जो कैबिनेट पोर्टफोलियो स्पष्ट हुए, जिन्होंने ऑथ लिया, 3 अभी बाकी है, वो देखने लायक होगा। इरफान, एक चीज बताइए कि जम्मू से तो 2 मंत्री दे दिए हैं, उनको दोनों लोग खासतौर से उत्तर भारत के तमाम राज्य के लोग जान रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा 2 जम्मू रीजन से मंत्री बनाए हैं। अब इसमें 4 मंत्री जो है वो कश्मीर रीजन के हैं, तो उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री हैं जो सेंट्रल कश्मीर से आते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो किस तरह से हैं, क्या जाति बैलेंस और खास तौर से कश्मीर का क्षेत्रीय बैलेंस, जो नॉर्थ कश्मीर है, जो कि नॉर्थ कश्मीर खास तौर से माना जाता था कि इंजीनियर राशिद इंजीनियर का इलाका है, और दूसरी तरफ जो है साउथ कश्मीर खास तौर से जो माना जा रहा था कि वो इलाका जो है महबूबा मुफ्ती का है, उस इलाके में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन करके आई, क्या उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है? कौन कहां से है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए, मैंने यही आपको कहा था पहले ही कि उमर अब्दुल्ला के पास ये बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को बैलेंस करने का इशारा आज उन्होंने दिया। सकीना यतू की आपने बात की, वो एक तो महिलाओं को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि महिला एक फेस तो होना चाहिए था कैबिनेट में। दूसरा, वो साउथ कश्मीर को भी कवर करेंगी, तो साउथ कश्मीर एक बड़ा हिस्सा है और पीडीपी का गढ़ रहा है, वहां से एनसी को इस बार बहुमत मिली है, तो वहां के लोगों को जो है सेटिस्फाई करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अहम बनता था। इसी तरह जावेद डार को दिया है, नॉर्थ कश्मीर से हैं, जैसे आपने कहा, वहाँ पहाड़ी इलाका भी है, गुजर भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो वो एक कम्युनिटी, एक जो पोर्टफोलियो है उससे कई कम्युनिटीज और एक कह सकते हैं पूरा रीजन जो है वो एड्रेस हो रहा है। इसी तरह जम्मू में भी उन्होंने सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा को दिया, तो वो भी एक जम्मू विदिन जम्मू एक रीजनल बैलेंस का इशारा है उमर की सरकार का। तो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, चुनौती भरा भी था, लेकिन अभी भी 3 पोर्टफोलियोज खाली है, उसमें वो कांग्रेस को भी अकोमोडेट कर सकते हैं अच्छी तरह। और अगर कुछ कम्युनिटीज छूटी हुई लग रही हैं उनको भी कर सकते हैं, खासतौर पर सेंट्रल कश्मीर में वो एक और पोर्टफोलियो कर सकते हैं। जितना मैंने कई नेताओं से बातचीत की, उससे ये लगा कि सेंट्रल कश्मीर से एक पोर्टफोलियो वो बहुत जल्द फिल करेंगे, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में बडगाम सीट वो खुद छोड़ रहे हैं, वहां पर उनके दूसरे नेता बहुत जल्दी बाईपोल लड़ेंगे, तो वहां अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे को पोर्टफोलियो मिल सकता है, ताकि सेंट्रल कश्मीर के महत्वपूर्ण 3 जिले इस सरकार में कवर हो और लोगों को ऐसा ना लगे कि विद इन कश्मीर डिसबैलेंस हो गया है सरकार में रिप्रेजेंटेशन का।
बिल्कुल, इसीलिए देखिए अभी 3 मंत्री पद खाली भी हैं, जैसा कि इरफान कह रहे हैं, और उस पर प्रयास रहेगा जो बाकी समीकरण रह गए उनको साधने का। निश्चित और इससे ये चीज़ समझ में आती है कि कैसे अब सरकारों के मन में ये बात रहती कि सारे समीकरण साधने होंगे। जम्मू को जिस तरीके से साधा गया, नॉर्थ साउथ कश्मीर को जिस तरीके से साधने का प्रयास किया गया, उससे साफ तौर पर ये दिखता है कि अभी से ही सरकार कैसे चलाई जाएगी उसका ध्यान, और अगला चुनाव जो होना है 5 साल बाद, उसकी तैयारी भी होती नजर आ रही है। लेकिन सौरभ भाई एक बड़ी चीज है, निश्चित तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी कैबिनेट के जरिए एक कोशिश जरूर की है कि जम्मू के साथ बैलेंस बनाया जाए, क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जाति समीकरण नहीं। आप देखिए एससी, खासतौर से पहली बार जम्मू कश्मीर में एससी समुदाय के रिजर्वेशन सीटों पे इलेक्शन हुआ है, एससी समुदाय से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि जो वहाँ खासतौर से 2-3 अहम जातियां हैं, बकरवाल, पहाड़ी, ये एक ऐसी जातियां हैं जिनका भी जिक्र इरफान भी कर रहे थे, इनको भी साधने की कवायद है। तो मुझे लगता है ये बड़ी चुनौती अभी इनके सामने है। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस के साथ कैसे रहेगा संबंध। आज की तारीख में कांग्रेस अगर बाहर से भी समर्थन नहीं भी करती है, तब भी उमर अब्दुल्ला की सरकार आत्मनिर्भर है, अपने दम पे है। लेकिन जब 5 मनोनीत हो जाएंगे, उसके बाद बहुमत का आंकड़ा जो आज 46 का है वो बढ़ के 48 का हो जाएगा। तब जो है खासतौर से चुनौती बनेगी कांग्रेस के साथ बैलेंस बनाए रखने की। आज भले ही कांग्रेस की इंडिपेंडेंस उसके ऊपर निर्भरता खत्म हो गई हो, लेकिन जब 5 मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सदन के अंदर वोटिंग का उनके पास अधिकार होगा, ऐसे में क्या वो दूसरे निर्दलियों को और शामिल कराएंगे, या पीडीपी के जो जीते हैं उनके साथ बनाएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ सामंजस्य, क्योंकि कांग्रेस को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं मुझे लगता है। हालांकि अब ऐसे में क्या वो बीजेपी के साथ बनाएंगे, क्योंकि जो वहां सुपर बॉस हैं अभी भी गवर्नर के हैं, सुपर बॉस। तो मुझे लगता है सुपर बॉस गवर्नर का होने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अक्सर देखा गया है कि खासतौर केंद्र शासित प्रदेश में, जहां चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, या फिर अब जम्मू कश्मीर हो, यहां पे जो राज्यपाल के पास अधिकार हैं, ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री को उनके साथ बैलेंस बना के नहीं चलना भी एक मुश्किल होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल इरफान, मेरा सवाल आपसे इसको लेकर है कि अब जम्मू कश्मीर कंप्लीट राज्य, निपुण राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास पहले जैसी शक्तियां नहीं होंगी, और उन्होंने जो वादे कर रखे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम से वो काफ़ी बड़े हैं। तो कितना चैलेंजिंग होने वाला है उमर अब्दुल्ला के लिए? और जैसे कि केंद्र सरकार से उनका शुरुआत से इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक टशन चला है, और अब उनको साध कर चलना पड़ेगा केंद्र को, तो वो कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है? चैलेंजेस क्या होंगे जानना चाहता हूं। चैलेंजिंग तो है, देखिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले दिन से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहना शुरू किया कि केंद्र से रिश्ते अच्छे बनाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 370 35A हमें उस सरकार से नहीं मिलेगी जिस सरकार ने हटाया। तो एक चीज तो उन्होंने स्पष्ट की। दूसरा, गवर्नर की तरफ से या उमर अब्दुल्ला की तरफ से खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा बार बार कि केंद्र के साथ हम अच्छा रिश्ता बनाकर सरकार आगे चलाना चाहते हैं, और केंद्र भी यहाँ पर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ जो यूटी में मुख्यमंत्री हैं उनके साथ रिश्ते खराब करे, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फर्क है। भले ही दोनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ काफी चुनौतियां हैं। यहाँ सरकार के साथ ज्यादा विवाद नहीं बनाकर चल सकते। नो डाउट कि केंद्र के पास एलजी के थ्रू कुछ ज्यादा पावर्स है, लेकिन यहाँ एलजी हाउस भी मुख्यमंत्री के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसी तरह के संकेत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आज ओथ लिया, उनसे मिल रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं, और ऐसे ही चलना भी चाहिए। हालांकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि एलजी मनोज सिन्हा को हटाकर किसी और को एलजी बनाया जाए, जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरकार आसानी से आगे बढ़ा पाए, तो वो हालांकि देखने लायक बात है। लेकिन दिल्ली और J&K यूटी में बहुत फर्क है। यहाँ दोनों की मजबूरियां हैं, केंद्र की भी और यहाँ के यूटी गवर्नमेंट की भी, कि वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर सरकार चलाइए, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है, चाइना का इंटरफेरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर के खतरे हैं, काफी चुनौतियां हैं। तो
उस पर कोई चूक नहीं हो, उसके चलते केंद्र भी ये जानता है और उमर अब्दुल्ला एज मुख्यमंत्री भी ये जानते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ शासन किया है। वो जानते हैं कि केंद्र के साथ रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे, तभी विकास भी होगा और अमन भी रहेगा। बिल्कुल इरफान, ये तो हो गया कि केंद्र से कैसे सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या हैं बड़े उमर अब्दुल्ला के सामने, किस जो उन्होंने तमाम वादे किए हैं उनको निभाने को लेकर? क्या उन्होंने पहले बात तो जो बड़े वादे किए थे वो क्या थे और जनता के बीच क्या उसको लेकर चर्चा हो रही है? बड़े वादे तो स्टेटहुड था, 370-35A की वापसी थी, लेकिन 370-35A पर फिलहाल उमर अब्दुल्ला का यू टर्न दिख रहा है। काफी लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम मौजूदा सरकार से ये वापस नहीं ले सकते, ये लंबी लड़ाई है और इसको हम अपने एजेंडा में रखे हैं, इसको हम लड़ते रहेंगे। स्टेटहुड को लेकर वो मे भी पहले सेशन में असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की भी जी। लेकिन रेजोल्यूशन पास करना काफी नहीं होगा। ये देश के गृह मंत्री ने कहा है कि वक्त पर वो स्टेटहुड रिटर्न करेंगे। वो देखने लायक होगा कि उसको लेकर एनसी सरकार की तरफ से किस तरह की पहल की जाएगी। क्या वाकई वो असेंबली के विधानसभा के पहले सेशन में स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास करेंगे या नहीं। मेन मुख्य वादे तो यही है, बाकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जो बेरोजगारी यहाँ है, जो लोगों के कुछ मुद्दे रह चुके हैं, वो है जो बेसिक बाकी देश के हिस्सों में भी होते हैं। लेकिन बड़े वादे मेन यही थे, कश्मीर की आइडेंटिटी राइट्स यानी 370-35A को वापस करना और स्टेटहुड रेस्टोर करना। ये दो बड़े मुद्दे चैलेंजिंग रहेंगे उमर अब्दुल्ला के लिए, लेकिन वो ये समझते हैं, इसीलिए वो बार बार जिक्र अब कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर का रीजनल बैलेंस बनाकर चलेंगे, साथ ही साथ जो यहाँ के बेसिक इश्यूज है, लोगों के जो मसाइल है, उनको हम हल करेंगे। 370 और 35A स्टेटहुड से वो थोड़ा सा अभी हटे हुए लग रहे हैं, दूर 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 लग रहे हैं। ये कुछ दिनों से हम अगर टटोले तो साफ तौर पर उनकी स्टेटमेंट से भी दिख रहा है। बिल्कुल कबूल, जैसा कि इरफान कह रहे हैं कि भाई केंद्र को जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरेटरी की नई सरकार है उसको केंद्र के साथ सामंजस्य बनाकर चलना ही होगा, क्योंकि सेंसिटिव राज्य है जम्मू कश्मीर। उसके दो बड़े जो हमारे देश हैं, विपरीत देश हैं, देखा जाए पाकिस्तान, चाइना, उनसे बॉर्डर लगते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तमाम तरह की रहती है, तो सामंजस्य बना के चलना भी पड़ेगा। और जो जहाँ तक वादों की बात है, तो स्टेटहुड का मसला हो या 35A 370 का मसला हो, उसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो कितना चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए? निश्चित तौर पे, ख़ास तौर से जिस तरह के वादों के साथ, देखिए जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता मिली है तो उसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो कश्मीर के रीजन की है। कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा दिलाया है, उसके पीछे पीडीपी को इग्नोर करने का पीछे रीज़न यही था कि पीडीपी को बीजेपी के साथ जो सरकार बना के चलना, क्योंकि उनके पीडीपी के समर्थन से हटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही स्थिति बनी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कश्मीर के लिए मुद्दा रहा है, लेकिन इसको लेके भारतीय राजनीति में, खासतौर से चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही हो, बीजेपी का ये कोर एजेंडा का हिस्सा रहा है धारा 370 खत्म करने का, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा की बहाली तो नामुमकिन सी है, एक चीज। दूसरी बात है कि स्टेट राज का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खासतौर से गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था। और उन्होंने पहला वादा किया था कि हम 2024 में सत्ता में आने के साथ ही चुनाव कराएंगे, जल्दी स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि वहां तमाम प्रक्रिया होनी है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए 2024 के चुनाव होने के साथ ही सबसे पहला चुनाव जो हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, और वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के वजह से आज देखिए सरकार बन गई है। अब सरकार बनने के बाद अब सबसे पहला है कि बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वहाँ सरकार होती है तो स्टेट राज का बहाल करेंगे। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि जो स्टेटहुड का जो दर्जा देने का वो है, वो केंद्र के पाले में है, केंद्र के साथ। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला किस तरह से केंद्र सरकार को भरोसा दिलाते हैं या किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात ज़रूर है कि अगर बीजेपी की सरकार हुई होती और बीजेपी के मुख्यमंत्री होते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान होता, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार बीजेपी या बीजेपी के लोग कहते हैं उससे चीज़ें दो होती हैं। दूसरी बात यह है कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम प्रोजेक्ट विकास के चल रहे हैं, और जम्मू रीजन की तुलना में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भरोसा जीतने की कोशिश जो है वो कश्मीरियों की कोशिश की गई, कश्मीर रीजन के लोगों की। तो आप तमाम प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं।
तो मुझे लगता है ये बात ज़रूर आपने कहा कि कश्मीर की जो सीमा है वो हमारे दो विपरीत ऐसे देश हैं जिनके साथ लगी हुई है, या वो चाइना हो या पाकिस्तान हो। निश्चित तौर पे भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ वो राज्य है, भारत के लिए बहुत सेंसिटिव राज्य है। तो मुझे लगता है कि सरकार भी निश्चित तौर पे, जो इरफान कह रहे थे कि दोनों के साथ सामंजस्य बना के चलना होगा, केंद्र सरकार भी बना के कोशिश करेगी और राज्य भी। अब लेकिन वादे जो हैं, जो वहाँ के तमाम वादे हैं जो राज्य के स्तर से हो सकते हैं, खासतौर से जो मुख्यमंत्री के है, तो लोक लुभावने वादे भी बहुत सारे किए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसा लगता है बजट कितना होगा, कितना कर पाएंगे, ये उम्र अब्दुल्ला के लिए निश्चित तौर पर अभी चुनौती है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है और केंद्र सरकार अभी तक जो दिखा है एक बलभर बजट जो है वहाँ दे रही है, तो ऐसे में वो बजट का अभी तक वो जो राज्यपाल के जरिए हो रहा था उपराज्यपाल के जरिए वहाँ हो रहा था, अब वो मुख्यमंत्री के जरिए होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी अभी भी वहाँ के जो है गवर्नर के हाथ में होगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें कैसे है बिना बैलेंस के, बिना संतुलन राजभवन और मुख्यमंत्री के बैलेंस बिना बने हुए नहीं चलेगी। और मुख्यमंत्री के राजभवन का मतलब सीधा है केंद्र सरकार से बैलेंस, यानी कि कुल मिला के उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार से बैलेंस बनाकर चलना ही हमारी होगा। नजर लगातार बनी रहेगी कि कैसे ये बैलेंस बनाया जाता है। जैसा कि इरफान अभी कह भी रहे थे कि जो वहाँ के एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, उनको भी बदले जाने की बात ऐसी हवा में तैर रही है, तो वो कितना सही है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। इरफान, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमूल जी, आपका धन्यवाद। बाकी जम्मू कश्मीर पर नज़र हमारी बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बन गए हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के। उनके सामने तमाम तरीके के चैलेंजेस होने वाले हैं। केंद्र से सामंजस्य, तमाम जो वादे किए थे उनको पूरा करना, एलजी के साथ सामंजस्य वो कैसे बनता है, क्या होता है, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी और जो भी जम्मू कश्मीर में होता रहेगा आप तक जो भी पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।